सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। हम अगस्त 2022 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। आज उसका थर्ड वीडियो हम पढ़ेंगे, जिसमें कि हम राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे। जो फर्स्ट 2 वीडियोस थे उसमें हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल न्यूज़ को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के है। आप सभी जानते हैं कि अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति किनको बनाया गया है और जो है ये कौन से नंबर के जो राष्ट्रपति हैं वो उस पद को ये सुशोभित कर रही हैं। तो देखिए, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और अगर आप क्रम वाइज देखेंगे, सीरियल वाइज देखेंगे, तो 16वीं राष्ट्रपति जो हैं वो इनको बनाया गया है। क्रम का मतलब ये है कि हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने 2 बार अपनी सर्विस दी थी, 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए थे। इसलिए क्रम के हिसाब से, सीरियल के हिसाब से ये 16th राष्ट्रपति हैं। और अगर वैसे देखा जाए व्यक्ति के हिसाब से, तो ये 15th राष्ट्रपति बनी है। तो ये दोनों ही क्रम आप ध्यान रखिएगा, दोनों संख्याएं आप याद रखिएगा। फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली आप जानते ही हैं कि डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। तो दूसरी जो है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक आदिवासी क्षेत्र से आती है। उड़ीसा का एक जिला है मयूरभंज, वहाँ का एक गाँव है जिनका नाम है बेदापोसी, वहाँ से जो है ये बिलोंग करती हैं। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है वहाँ अपने गांव से ही, जो नगर पंचायत के चुनाव है वहाँ से इन्होंने अपने करियर के स्टार्ट किया था। उसके बाद में उड़ीसा के अंदर इन्होंने मंत्री पद पर भी कार्य किया था। और उसके अलावा इन्होंने झारखंड के अंदर जो है राज्यपाल के पद पर भी जो है अपनी सर्विसेज दी थी। तो झारखंड में भी ये जो है पहली महिला गवर्नर बनने का गौरव जो है वो इनको हासिल है। और इनके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित हमारे संविधान में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या अनुच्छेद हैं जो हमको पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आर्टिकल 52 जो है, अनुच्छेद 52 जो है, वो ये कहता है कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति का चयन जो है वो होगा, मतलब एक अपॉइंटेड होगा राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा जो है वो चुने जाते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि डायरेक्टली लोग जाकर के उसमें वोट नहीं करते हैं। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, जिसके के अंदर जो एक इलेक्टोरल कॉलेज है वो बनाया जाता है, यानी कि एक निर्वाचक मंडल होता है। तो निर्वाचक मंडल को लेकर के प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हो सकता है कि आगे भी पूछे जाएँ। तो हमें निर्वाचक मंडल के बारे में पता कर लेना चाहिए। तो देखिए, निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, किसी भी संस्था के हों, इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। तो ये ध्यान रखना है, लोकसभा, राज्यसभा के, प्लस जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि विधानसभाएं हैं वो, और यूटी जो हमारे दिल्ली और पुडुचेरी वाला जो यूटी है, उसके जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इस चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। फिर दूसरी चीज़ देखिए कि जो राष्ट्रपति है वो बनने के लिए आपको 35 साल या उससे अधिक उम्र का होना आवश्यक है। और जो उम्मीदवार है वो लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो, ये भी उसके लिए एक योग्यता होती है राष्ट्रपति बनने के लिए। और एक चीज़ सामने आती है कि जो राष्ट्रपति बनता है उसको कितने समय के लिए जो है वो रहता है। तो 5 साल के लिए वो जो है पद पर रहता है, और कितने भी बार जो है वो रीइलेक्ट हो सकता है, दोबारा चुनाव वो लड़ सकता है या दोबारा इलेक्ट वो हो सकता है। जबकि अगर आप यूएसए में देखेंगे तो 2 टर्म के बाद में कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जैसे कि बराक ओबामा है तो वो 2 बार ही राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और जो चीज़ें हैं वो देखिए कि राष्ट्रपति को शपथ जो है वो देश का जो सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, वो शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति अपना जो रेजिग्नेशन है वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है। राष्ट्रपति को अपने पद से महाअभियोग लगा करके भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 ये कहता है कि राष्ट्रपति पे महाअभियोग लगा करके, यानी कि इम्पीचमेंट मोशन ला करके भी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ संवैधानिक प्रावधान है, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें आपको शॉर्ट में बताई हैं। अब और कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, इनको शपथ दिलाने वाले जो हमारे सीजीआई हैं, जो मैंने अभी आपको नाम बताया, मुख्य न्यायाधीश जो हैं, जो कि है वेंकट रमन जी, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। 25 जुलाई को उन्होंने शपथ ली है। और एक चीज़ और एक छोटा सा फैक्ट है कि ऐसे 9 राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने 25 जुलाई को जो है अपने पद की शपथ ली है, ठीक है। और इनके बारे में देखते हैं क्या क्या बातें हैं। तो देखिए, इनके प्रतिद्वंदी का नाम भी आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने यशवंत सिन्हा जो है उनको हरा करके जो है चुनाव जीता है। तो ये हमारे यहाँ पर पहली जो है आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जब प्रणब मुखर्जी जी का इलेक्शन हो रहा था तो उन समय उनके जो विपक्ष में जो नेता थे वो थे पीए संगमा। वो भी एक आदिवासी समुदाय से आते थे, लेकिन वो जो है वो चुनाव हार गए और प्रणब मुखर्जी जो है वो राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो गए। और चीज़ें देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू
जो है देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति है जिनका जन्म जो है वो आज़ादी के बाद हुआ है। उसके अलावा सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, 64 वर्ष ही इनकी आयु है। और 1969 के बाद ये ऐसी उम्मीदवार है जिन्हें सबसे कम वोट जो है वो चुनाव में मिले हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनके बारे में फैक्चुअल नॉलेज थी। और यहाँ पर एक इंडेक्स आपको दे रखा है जहाँ पर सभी राष्ट्रपतियों के बारे में जो है वो बताया गया है। अगर हो सके तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल रामसर स्थलों को लेकर के है। रामसर जो स्थल है, रामसर साइट्स जो हैं, ये एक तरीके से जो है पहले मैं ये बता दूं कि इस पर जो क्वेश्चन है वो आपके यूपीएससी में ज़्यादा आते हैं। यूपीएससी में लगातार 2015, 16, 17 के अंदर तो लगातार क्वेश्चन आए थे रामसर साइट्स को लेकर के। तो आरएस में हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है करंट के नाम पे पूछ ले कि फलानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, हाल ही में चर्चा में रहा ये रामसर स्थल कहाँ पर है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो करंट के नाम पर क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि रामसर स्थल होते क्या हैं। तो देखिए, रामसर स्थल आर्द्र भूमियाँ हैं, यानी कि वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड का मतलब ये होता है कि जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, यानी कि जो भूमि वाला पारिस्थितिकी तंत्र है और जो आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, उन दोनों तंत्रों के बीच का जो तंत्र कहलाता है, जो मार्शी लैंड होता है, दलदली भूमि होती है, उसको हम जो है आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहते हैं। तो वहाँ पर जो है ये जो वेटलैंड्स होते हैं इनको एक तरीके से जो है किडनी कहा जाता है, एक फिल्टर कहा जाता है पर्यावरण का, किडनी कहा जाता है पर्यावरण के लिए। तो इसका महत्व पहली बार 1971 में समझा गया और रामसर स्थल घोषित करने के लिए जो है एक पूरा कन्वेंशन बुलाया गया रामसर नामक स्थान पर। रामसर नामक स्थान जो है आपका ईरान के अंदर है और वहाँ पर ये सभी देशों की मीटिंग हुई थी और वहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो है, ऐसे स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित करेंगे ताकि इनका प्रोटेक्शन जो है वो अच्छी तरीके से किया जा सके। तो अगर हम देखें, भारत के अंदर 49 ऐसे स्थल थे अब तक जो कि रामसर स्थलों के अंदर जो है उनका मेंशन था। अब उनकी संख्या बढ़ करके जो है वो 54 हो गई है। ठीक है, अब जो 5 नए स्थल जो इंक्लूड किए गए हैं उनके बारे में हमको उनका नाम और उनके स्थान हमको पता होना चाहिए। तो देखिए, 3 स्थान तो तमिलनाडु के अंदर ही है। पहला तो है करिकली पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और फिर है पिचवरम मैनग्रोव्स। ठीक है, चौथा जो स्थल है वो आपका पाला आर्द्र भूमि है जो कि आपके मिजोरम में है और 5वां स्थल है साक्य सागर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इनके बारे में कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, करिकली बर्ड सेंचुरी जो है कांचीपुरम जिले के अंदर है और इसमें 100 से ज़्यादा पक्षी की प्रजातियां पाई जाती है। फिर है पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ये तमिलनाडु के बंगाल की खाड़ी के पास स्थित मीठे पानी का दलदल है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मीठे पानी का दलदल है और शहर का एकमात्र जीवित आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। और जो पुराने जो अंतिम आर्द्र भूमियाँ बची हैं, नेचुरल आर्द्र भूमियाँ, प्राकृतिक आर्द्र भूमियाँ हैं, उनमें से ये एक है, तो इसको बचाना तो बनता है। जो तीसरा है वो है पिचवरम मैनग्रोव्स। मैनग्रोव आप जानते हैं कि ऐसे पेड़ जो आधे पानी के अंदर जो है वो रहते हैं, जिनकी जड़ें पानी के अंदर होती हैं और यहाँ पर एक विशेष टाइप का बायोटेप पाया जाता है जिसका नाम है राइजोफेरा और एक है एविसेनिया। ये 2 प्रजातियाँ ये विशेष प्रकार की है जो इसमें पाई जाती हैं। तीसरा देखिए, यहाँ पे पाला वेटलैंड, चौथा जो हमारा वेटलैंड है उसका नाम है पाला वेटलैंड और ये मिजोरम के अंदर स्थित है। वहाँ पर इसको पलक दिल या पाला टीपू भी जो है वो कहा जाता है। और जो हमारी लास्ट वेटलैंड है उसका नाम है साक्य सागर और ये जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसी का एक भाग है। तो देखिए फ्रेंड्स, वेटलैंड को बचाना इसलिए आवश्यक है कि अगर उसको हम चिन्हित नहीं करेंगे, बचाएंगे नहीं, तो उस पर क्या होगा कि मिट्टी डाल दी जाएगी और उसके बाद में वहाँ पर के बिल्डिंग बना करके उस पर अतिक्रमण कर लिया जाएगा, जैसे कि आप शहरों में देखते ही हैं। तो इसीलिए जब सरकार किसी क्षेत्र को वेटलैंड घोषित करती है तो फिर उसका पूरा प्रोटेक्शन जो है वो किया जाता है, उसको अतिक्रमण एनक्रोचमेंट से बचाया जाता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि राजस्थान के अंदर 2 वेटलैंड्स है, एक तो केवलादेव है और दूसरा हमारा सांभर है। तो ये 2 वेटलैंड्स है हमारे यहाँ पे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको एक पूरी लिस्ट मिल रही है, जैसे कि लोनार लेक है, ये महाराष्ट्र के अंदर है, पहली क्रेटर लेक है ये, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये सारे जो नाम है ये आप एक बार जो है गो थ्रू कर लीजिएगा, कौन सा रामसर साइट कहाँ पर है। याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं क्योंकि आरपीएससी में ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, सिर्फ करंट के हिसाब से जो है आपको इसको पढ़ना है। ये मैंने आपको बता ही दिया, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल पर चलेंगे। एक सीमा विवाद हुआ था अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर। तो ये जो दोनों जो हमारे स्टेट्स हैं, इन दोनों की 800 वर्ग किलोमीटर की जो सीमा है वो आपस में टच होती है। तो उससे संबंधित जो गांव हैं उनको लेकर के जो है इनमें सीमा विवाद हल हुआ है। उस सीमा विवाद का जो नाम है, जो डिक्लेरेशन उसका है, उसका नाम आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है नामसाई घोषणा।
नामसाई घोषणा जो है वो किन 2 राज्यों से संबंधित है, किन 2 राज्यों के सीमा विवाद से संबंधित है, तो वो है असम और अरुणाचल प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है, बस इसके अलावा ज़्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, भारत नवाचार सूचकांक। तो देखिए ये जो सूचकांक है, ये जो इंडेक्स है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमारे यूपीएससी में पूछा जाता है, जहाँ पर कि आपको इंडेक्स दे देगा और पूछ लेगा कि भाई ये इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो हो सकता है आरपीएससी में भी कभी करंट के नाम पे ऐसा क्वेश्चन पूछने की ये भी करें, ऐसा कुछ ऐसा नवाचार हो सकता है आरपीएससी में भी हो। तो हाल फिलहाल हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो देखिए जो नवाचार सूचकांक है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो है ये इसका तृतीय संस्करण है, 3rd एडिशन है। इससे पहले 2 एडिशन आ चुके हैं, यानी कि 2019 में ये स्टार्ट हुआ था और 2020 में भी इसका एडिशन आया और तीसरा एडिशन है। इससे ये लोग ये करते हैं कि हमारे जितने भी राज्य हैं वहाँ पर इनोवेशन यानी नवोन्मेष का क्या स्थिति है, कितना जो है वो रिसर्च के ऊपर ध्यान दिया जाता है, कितनी जो है नई नवाचारों को जो है वो बढ़ावा दिया जाता है, उस पर ये पूरा जो है वो इंडेक्स कैलकुलेट करता है। अब देखिए इसमें और भी कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि इसमें पहले 36 इंडेक्स यानी संकेतक ही थे, अब जो है इसकी संख्या बढ़कर के 66 हो गई है। इसको 7 पिलर्स के अंतर्गत जो है वो डिवाइड किया जाता है और 16 सब पिलर्स के अंदर जो है इन संकेतकों को जो है वो नापा जाता है। अगर हम देखें कि इसके अंदर फर्स्ट जो है वो किसको रैंक दी गई है, तो कर्नाटका इसके अंदर फर्स्ट है। साउथ के 2 राज्य इसमें फर्स्ट सेकंड पे, कर्नाटका और तेलंगाना। नॉर्थ का एक राज्य आता है हरियाणा, जो कि इसमें 3rd पोजीशन पे है, और फिर आता है महाराष्ट्र। राजस्थान का कहीं पर भी इसमें नाम नहीं है, तो आप मत देखिएगा। तो ये था इसके इनोवेशन को लेकर के। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। फिर देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एंटार्कटिक को लेकर के है। अगर आपने सुना हो तो आपने देखा ही होगा ज्योग्राफी के अंदर कि हमारे ऊपर जो है आर्कटिक ओशन है और नीचे अंटार्कटिक ओशन है। तो अंटार्कटिक के अंदर और आर्कटिक के अंदर किसी भी एक देश का जो है वो अधिकार नहीं है, कई देशों का इनके ऊपर अधिकार माना जाता है और अधिकार भी सिर्फ रिसर्च को लेकर के है। आप वहाँ पर जाकर के ऐसा नहीं घर बना के बैठ गए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कब्जा कर लो वहाँ पर, कुछ ऐसा नहीं है। वहाँ पर रिसर्च को लेकर के आपके पास अधिकार है, एक्सप्लॉयटेशन का अधिकार आपके पास में नहीं है। तो इसी को लेकर के सभी राष्ट्रों के बीच में जो है इससे पहले भी एक जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था 1980 के अंदर, जिसमें कैनबरा के अंदर हस्ताक्षर किए गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पर जो है जो समुद्री जीव है, संसाधन है, उनका संरक्षण जो है वो किया जाएगा, ठीक है। तो उसको लेकर के भारत ने वहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद में मैड्रिड प्रोटोकॉल जो है वो भी जो है 2022 के मैड्रिड प्रोटोकॉल जो है वो भी साइन किया गया था अंटार्कटिक को लेकर के ही। और उन्हीं सब प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए जो भारत है उसने अपना एक खुद का जो है बिल प्रस्तुत किया है और बिल में सब साफ साफ लिखा है कि भाई भारत जो है वो किस किस प्रतिबद्धता को पूरा करेगा। तो यहाँ देखिए कि इसमें जो भारत द्वारा अंटार्कटिक पर्यावरण और इस पर जितने भी आश्रित और संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उन सब की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उपाय करने के उद्देश्य से जो है ये इंडियन आर्कटिक बिल जो है वो लोकसभा में पास किया गया है। राज्यसभा में भी इजीली ये पास हो जाएगा। तो ये इसके बारे में कुछ छोटी सी बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत की जो शहरी आबादी है वो 2035 तक 67 करोड़ होने का जो है वो अनुमान किया जा रहा है। सो देखिए इसमें जो संयुक्त राष्ट्र है उसने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें उसने कहा है कि भाई जो शहरी आबादी है वो 67.5% जो है वो भारत में बढ़ने की जो है 2035 तक एक संभावना है। अगर हम ये चीज़ देखें तो चाइना के बाद जो है हम भारत जो है वो शहरी आबादी के बढ़ने में भी दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। कि चाइना के अंदर जो है 1 अरब जो है वो जनसंख्या शहरों के अंदर रहती है। और आप जानते ही हैं कि देखिए अर्बनाइजेशन तो हो ही रहा है, लोग जो है शहरों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में उल्टा होना चाहिए कि लोग गाँव की तरफ वापस लौटे ताकि नेचर के साथ में जो है वो रह सके। खैर सोचने से क्या होता है, लेकिन लगता भी है कभी कभी ऐसे महामारियाँ जितनी फैल रही है, जितना सफोकेशन जो है शहरों के अंदर है उसको लेकर के, लेकिन ये रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि 2035 तक जो है वो हमारे यहाँ शहरों की आबादी जो है वो 67.5 करोड़ जो है वो होने का अनुमान है। तो इसमें यही डेटा काम का था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उस पर हम चलेंगे। तो देखिए केंद्र सरकार जो है उसने एक रैंकिंग निकाली है, पहली बार ही निकाला है, ऐसा सूचकांक निकाला है जिसका नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रैंकिंग, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है उसकी रैंकिंग निकाली है और उसमें इन्होंने ये कहा है कि भाई जो इसमें जो सूचकांक है उसमें 3 सूचकांक इन्होंने बनाए हैं। एक तो है NFSA कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान, दूसरा है डिलीवरी प्लेटफॉर्म और लास्ट जो है इसमें पोषण संबंधी पहल है। मतलब इन सब को लेकर के इन्होंने एक
रैंकिंग निकाली कि भाई जो है डिलीवरी है, लक्ष्य है और जो पोषण संबंधी जो चीज़ें हैं वो पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अगर आपको पता हो तो NFSA जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो 2013 में लाया गया था, जिसके के तहत जो है वो सस्ते अनाज जो है वो लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि जो हमारे यहाँ पर जो हेल्थ की कंडीशन है या माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है उससे निपटा जा सके। तो अब देखिए इसमें जो रैंकिंग मिली है उसमें जो स्कोर है वो जो सामान्य श्रेणी के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका देख लेते हैं। फर्स्ट जो है इसमें जो स्कोर में आता है वो आपका उड़ीसा आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, और अगर राजस्थान की बात करें तो हम लास्ट से 6 नंबर पर हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है नीचे से 6ठे स्थान पर जो है वो राजस्थान की रैंकिंग है। तो इसमें स्कोर जो है वो राजस्थान का बहुत कम है, और इसके साथ जो है इसकी रैंकिंग जो है वो 15वें स्थान पर रही है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इसको लेकर के। और फिर नेक्स्ट चलते हैं हम जो केंद्र सरकार उसने ध्वज संहिता जो है हमारा उसमें चेंजेस किए, यानी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर कुछ बदलाव किए हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है वो 2002 के अंदर बनाया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि जो फ्लैग होता है वो खादी का बना हुआ ही होना चाहिए, उसी को यूज़ कर सकते हैं। पॉलिस्टर का या प्लास्टिक का जो फ्लैग होता है उसको आप नहीं फहरा सकते। दूसरी बात ये है कि जो सूर्यास्त होता है उसके बाद में जो है आपको फ्लैग को हटा देना होता था। तो इसलिए आपको पता हो कि स्कूल्स और संस्थाओं के अंदर 5 बजे जो है फ्लैग को हटा दिया जाता था। तो ये फ्लैग कोड के अंदर लिखा हुआ था। लेकिन अगर आप अभी देखें तो इसको लेकर के काफ़ी जो है वो परिवर्तन हमको देखने को मिला है। घर के बाहर भी अब जो है आप फ्लैग जो है वो लगा सकते हैं। तो हमारे देश भर में अभी 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जो है उसको चलाया जा रहा है कि आपको अपने घर पर जो है आपको फ्लैग जो है वो होस्ट करना है। उसके अलावा जो बातें इसमें कही गई है वो देखिए कि जो चेंजेस इसमें किए गए हैं, पहली चीज़ तो ये है कि एक तो है भारतीय झंडा संहिता 2002 और दूसरा है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। इन दोनों के अंदर बदलाव किए गए हैं, और जो ये बदलाव है ये 20 जुलाई 2022 को किए गए हैं। अब जो है आप दिन और रात दोनों समय जो है झंडा फहरा सकते हैं, मतलब वो लगा रह सकता है आपके घर पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा जो है आप पॉलिस्टर या जो अन्य जो है सामग्री उससे बना हुआ झंडा भी जो है वो उसको भी फहराने की अनुमति दी गई है। सो अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे कि भारत को यूनेस्को के 2003 के जो कन्वेंशन है उसकी अंतर सहकारी समिति के लिए जो है वो चुना गया है। सो अगर आपका हाल ही में कोई एग्ज़ाम है तो उसमें तो ये पूछ लेते हैं कि भाई हाल ही में भारत को यूनेस्को के कन्वेंशन में जो है वो कौन सी बार जो है सदस्यता जो है वो प्राप्त हुई है। तो ये जो है इससे पहले भी भारत जो है 2 बार सदस्यता इसकी जो है वो ले चुका है, सदस्य चुना जा चुका है। जैसे कि एक तो 2006 से 2010 के लिए, एक बार 2014 से 18 के लिए, और अभी जो है 2022 से 26 तक के लिए जो है इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए जो 2003 का यूनेस्को कन्वेंशन है उसका सदस्य जो है वो चुना गया है। तो अमूर्त विरासत क्या होती है कि भाई जिसको आप जो है टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी विरासत को अमूर्त विरासत यानी कि इनटेंजिबल हेरिटेज जो है वो कहा जाता है। तो भारत के अंदर जो इनटेंजिबल हेरिटेज यानी कि अमूर्त विरासतें हैं, इसको लेकर के यूपीएससी में तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई हाल ही में किसको चुना गया है, किसको लिया गया है। तो आप थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर कि 2021 के अंदर दुर्गा पूजा जो है वो उसको अमूर्त विरासत में सम्मिलित किया गया, और ये हमने क्रोनोलॉजी के अंदर पढ़ा भी था। 2017 की बात करें तो कुंभ मेले को लिया गया था। नवरोज़ योगा है, नवरोज़ जो है वो पर्शियन त्यौहार होता है। मणिपुर संकीर्तन, इसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी में आया था मणिपुर संकीर्तन को लेकर के। लद्दाख में जो बौद्ध जप है उसको भी सम्मिलित किया गया है। छऊ नृत्य जो है और बौद्ध ग्रंथों का पाठ है। कालबेलिया नृत्य जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। रमण है, गढ़वाल है, और जो ये आपका कुटियम है, रामलीला है, वैदिक जप परंपरा है। तो इन सबको जो है वो अमूर्त विरासत के अंदर यूनेस्को के द्वारा सम्मिलित किया जा चुका है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है NIRF जो रैंकिंग है, इंडिया रैंकिंग है, उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो NIRF रैंकिंग जो होती है वो हमारे भारत के जो भी संस्थाएं हैं, कॉलेजेस हैं, उनको रैंकिंग देती है। तो इसके अंदर जो है ये इसका 7वां जो है वो संस्करण है, और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है ये। तो इसमें देखिए ओवरऑल जो सीरीज़ है उसके अंदर IIT मद्रास को जो है टॉप स्कोर हासिल हुआ है। यूनिवर्सिटी कैटेगरी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट यानी IIT बेंगलुरु जो है उसको स्थान दिया गया है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो मिरांडा हाउस दिल्ली जो है उसको स्थान दिया गया है। शोध संस्थानों के अंदर IISc बेंगलुरु जो है, IISc उसको स्थान मिला है। अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग के अंदर IIT मद्रास, और मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद जो है उसको स्थान इसमें दिया गया है। तो ये NIRF रैंकिंग है, कुछ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा रैंकिंग के बारे में। फिर हम चलते हैं, भारत की पहली ऑटोनोमस नेविगेशन सुविधा जो है उसका उद्घाटन किया गया है। क्या है इसके बारे में देख लेते हैं।
तो देखिए ये जो नेविगेशन सिस्टम है ये आगे आने वाले समय में भारत में जो मानव रहित हवाई वाहन जो होते हैं उनको विकसित करने में ये हेल्प करेगा। तो उसके लिए एक नेविगेशन सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है आईआईटी हैदराबाद के अंदर। तो वहाँ इसका उद्घाटन किया है हमारे जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम जो है वो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, तिहान इसका नाम है। और इसको जो है आईआईटी हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया गया है। इससे क्या होगा कि मोबिलिटी जो होती है यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो नेविगेशन दिशा निर्देश जो बताए जाते हैं वो इसके द्वारा जो है वो किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, केरला और जो अहमदाबाद है उसको टाइम मैगजीन की विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। तो विश्व के जो सबसे 50 बेहतरीन स्थल हैं, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस जो है 2022 की एक लिस्ट है, जहाँ पर आप पर्यटन के लिए जा सकते हैं, छुट्टियाँ मनाने जा सकते हैं। तो वहाँ पर भारत का 2 स्थान जो है उनको इंक्लूड किया गया है, एक अहमदाबाद और दूसरा केरला। तो इन दोनों का नाम जो है आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बारे में देखिए कुछ बातें कही गई है कि अहमदाबाद जो है यहाँ प्राचीन लैंडमार्क और कंटेम्प्रेरी इनोवेशन इसको जो है कल्चरल टूरिज्म का मक्का जो है वो बनाती है। यहाँ कल्चरल टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। और साबरमती नदी के पास में यहाँ पर जो है गांधी आश्रम नवरात्रि तक चलने वाला और जो डांस फेस्टिवल है वो भी काफ़ी जो है फेमस है। अगर आप केरल की बात करें तो केरला को तो गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, भगवान का अपना जो है वो देश जो है वो केरला को कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ के जो बैक वाटर्स हैं वो काफ़ी फेमस है। यहाँ पर मंदिर हैं, पैलेसेस हैं, वो काफ़ी फेमस हैं। नेक्स्ट चलते हैं आईडेक्स पहल के तहत रक्षा नवाचार हेतु 100वें अनुबंध पर जो है वो हस्ताक्षर किए गए हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आईडेक्स है क्या चीज़। ये आईडेक्स नहीं, आईडेक्स है। आईडेक्स का मतलब है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो ये क्या है, देखिए कि जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उसके अंदर इनोवेशंस को लेकर के जो इसकी एक विंग है जिसका नाम है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है इनोवेशन को लेकर के जो है इन्होंने एक प्रोग्राम या फ्रेमवर्क जो है डेवलप किया था जिसका नाम है आईडेक्स फ्रेमवर्क, जिसका नाम है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, तो इसको डेवलप किया गया था और इन्होंने जो है काफ़ी सारे अनुबंध इस पर हस्ताक्षर किए। तो 100वां अनुबंध जो है वो इन्होंने हस्ताक्षर कर लिया है, जिससे कि जो भी लोग इनोवेशन करना चाहते हैं या जो भी स्टार्टअप्स वगैरह जो हैं डिफेंस के क्षेत्र में उनको प्रोत्साहित जो है वो किया जा सके। अब हम चलते हैं नेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट में, देखते हैं कि शॉर्ट न्यूज़ में क्या क्या है हमारे लिए। तो फर्स्ट देखिए कि गुजरात के वडोदरा के अंदर नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट जो है एक इंस्टीट्यूट है, इतना ध्यान रखिए, उसको जो है यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है और उसका नाम बदल करके जो है गति शक्ति यूनिवर्सिटी रखा गया है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गति शक्ति यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के वडोदरा में स्थित है, ये आपको पता रहे। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं PDMA क्या है, PADMA क्या है। तो पेरोल ऑटोमेशन एंड डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है। तो देखिए इसके तहत क्या किया गया है कि इसमें जो है आपका इसमें जो है आपका जो PADMA जो है इसमें जितने भी भारतीय तटरक्षक बल हैं तो उनका जो है जो भी वेतन भत्ता आता है वो स्वचालित यानी ऑटोमेटिक मोड से जो है वो इनको प्रदान किया जाएगा। तो इसलिए इसका नाम है पे रोल ऑटोमेशन एंड डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस। तो अब क्या होगा कि इनको ऑटोमेटिकली जो है जो 15,000 के करीब हमारे भारतीय तटरक्षक बल हैं उनके जो कार्मिक है उनका वेतन भत्ता उनको निर्बाध रूप से और समयबद्ध तरीके से जो है वो उनको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए रामागुंडम नाम का स्थान चर्चा के अंदर है। तो NTPC जो है उसने भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो तेलंगाना के एक स्थान है रामागुंडम, उसके अंदर बनाया है। और ये अभी 2021 जो आपका प्रीलिम्स हुआ था UPSC उसका क्वेश्चन भी ये था। ठीक है, अभी क्वेश्चन मैं नहीं दिखा पाऊंगी आपको, लेकिन आप पेपर में देखिएगा कि उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला जो है तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया, तो तेलंगाना के रामागुंडम में इसको स्थापित किया गया है। फिर देखिए इसमें जो है लागत वगैरह छोड़िए, इतना तो कोई नहीं पूछता एग्जाम्स में। फिर है अब देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आपका अल्लूरी सीताराम राजू को लेकर के। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि रामपा विद्रोह के बारे में आपने ज़रूर से सुना होगा, जैसे संताल विद्रोह था, रामपा विद्रोह, ये एक जनजातीय आदिवासी विद्रोह था और इसका जो नेतृत्व है वो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो रामपा विद्रोह जो 18 सेंचुरी के करीब की बात है, ये 1897 में तो इनका जन्म खुद का हुआ है और उसी समय अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने जो है ये जो है वो क्रांति की थी। तो इसीलिए इनकी जो जयंती है वो मनाई जाती है। और अभी जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 4 जुलाई 2022 को जो इनकी 125वीं जयंती समारोह है उसका उद्घाटन किया है। ये जयंती समारोह जो है पूरा 1 वर्ष तक चलेगा और ये जो रामपा क्रांति हुई थी उसका 100वीं वर्षगांठ का जो समारोह है उसको भी इसमें मनाया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के अंदर इनकी 30 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा जो है उसका भी अनावरण किया गया है। उसके बाद देखिए इनके बारे में यहाँ पर सब चीज़ें दी गई है। इनको जंगलों का नायक जो है वो टाइटल से जो है वो सम्मानित किया जाता है।
तो ये था आपके अल्लूरी सीताराम राजू को लेकर के, ये भी आप हमको जो है पता होना चाहिए। फिर देखिए जो शॉर्ट न्यूज़ है उसमें हिमाचल प्रदेश में जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस है उसको जो है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के साथ में जोड़ा गया है, और ये हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इससे क्या होगा कि जितने भी रजिस्टर्ड वाहन है, पंजीकृत जो भी वाणिज्यिक वाहन है, उनको ट्रैक किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म उसलिए यूज़ होगा। फिर दूसरा देखिए जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में जो श्री रामानुजाचार्य की जो स्टैच्यू ऑफ पीस है उसका वर्चुअल अनावरण जो है वो किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रामानुजाचार्य के स्टैच्यू ऑफ पीस का जो अनावरण है वो कहाँ किया गया है, तो श्रीनगर के अंदर इनका अनावरण किया गया है। तो ये हमको ध्यान रखने वाली चीज़ है। फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम जो है अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे। आज हमने राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट किया है। वीडियो को पूरा देखिए, ज़रूर से देखिए, और जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप मिलाते रहिए, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।